विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे मलिक मोहम्मद जायसी का महाकाव्य पद्मावत और उसमें जो एक खंड है नागमती वियोग खंड जो आपके सिलेबस में शामिल है उसके बारे में देखते हैं। हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात जो है वो किसी अन्यत्र करेंगे। आज हम उनके पद्मावत की बात करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी एक सूफी कवि है या प्रेम मार्गी कवि है जो भक्ति काल के अंतर्गत एक शाखा है। निर्गुण भक्ति काव्य की सूफी या प्रेम मार्गी या प्रेमाख्यान काव्य की एक शाखा, उसके प्रसिद्ध कवि और उनका प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत जो एक प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। इसमें रतन सेन और पद्मावती की लौकिक प्रेम कहानी पर अलौकिकता का प्रभाव है। पद्मावत ग्रंथ शेरशाह सूरी के समय 1540 में पूर्ण हुआ था, यानी यह 1540 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें शेरशाह सूरी दिल्ली का राजा था, उसका भी जिक्र हुआ है। हम मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में बात करते हैं। तब इन्होंने जो कुछ ग्रंथ जो लिखे हैं, 3-4 ग्रंथ इतिहास का जो हिंदी साहित्य के हैं वो मानते हैं। उसमें से प्रसिद्ध है पद्मावत और यह हिंदू धर्म की कथा या हिंदू राजा की कथा जो चित्तौड़गढ़ के राजा हैं अपने राजस्थान के रतन सेन, उनकी कथा और उनकी पत्नी पद्मावती और उनकी एक और पत्नी रानी नागमती की इसमें कथा है। नागमती वियोग खंड की हम बाद में बात करते हैं, पहले पद्मावत की बात कर लेते हैं। पद्मावत का नामकरण ही उस पद्मावती रानी के आधार पर हुआ। पद्मावती रानी जो है कि सिंहल द्वीप की मानी गई है। जायसी ने पद्मावत की कथा दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन और चित्तौड़ के राजा रतन सेन की रानी पद्मावती को आधार बनाकर लिखी है, जिसमें इतिहास, कल्पना तथा सूफी सिद्धांतों का सुंदर समन्वय हुआ है। इसकी एक छोटी सी कथा या हम कह सकते हैं कि इसका कथानक क्या है, तो एक बात कथानक के बारे में भी हो जाए। आपको इस पद्मावत का परिचय होना चाहिए और नागमती वियोग खंड क्या है इसका भी परिचय होना चाहिए। उसके बाद में हम शुरुआत करेंगे पढ़ना कि नागमती वियोग खंड में जो यहाँ काव्य जो दिया गया है जो आपके पाठ्यक्रम में, उसकी व्याख्या हम कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे। पहले यह देखते हैं कि पद्मावत और ये नागमती वियोग खंड क्या है। मैंने बताया कि सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास को 4 कालों में बांटा है, आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। भक्ति काल को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, निर्गुण भक्ति काव्य धारा और सगुण भक्ति काव्य धारा। निर्गुण भक्ति काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि कबीर हैं, हम पढ़ चुके हैं, और प्रेम मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि मलिक मोहम्मद जायसी है और उनका प्रसिद्ध महाकाव्य पद्मावत है। और यह जो पद्मावत है ये किस भाषा में लिखा गया है यह भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है, तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह पद्मावत संपूर्ण जो काव्य है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। यह याद रखने योग्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है। अब यह पद्मावत यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है। संपूर्ण जो पद्मावत है ये एक प्रकार से लिखा गया छंद में, और वह छंद है चौपाई और दोहा। जिस प्रकार रामचरितमानस लिखा गया है तुलसीदास ने, उसी प्रकार यह भी उसी छंद में लिखा गया है। अब एक कथानक देखते हैं, इसकी कहानी देखते हैं। क्या है कि चित्तौड़ के राजा रतन सेन की स्वीकृति प्राप्त कर
कुछ व्यापारी सिंहल द्वीप जाते हैं। वहाँ से राघव चेतन व्यापारियों के साथ आते समय हीरामणि तोता खरीद लाते हैं। तोता अत्यंत सुंदर व विद्वान है। उसकी प्रशंसा व विद्वत्ता की चर्चा रतन सेन के दरबार में होती है। राजा द्वारा तोता खरीद लिया जाता है। तोते के मुख से सिंहल द्वीप की पद्मावती राजकुमारी के रूप गुण सौंदर्य का बखान सुन राजा प्रेम के वशीभूत हो जाता है। राजा रतन सेन सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन की कन्या पद्मावती को प्राप्त करने सन्यासी वेशभूषा ग्रहण कर अपने 16,000 साथियों के साथ रास्ते में अनेक बाधाएं झेलता हुआ सिंहल द्वीप जाता है। शिव मंदिर में पद्मावती की एक झलक देख राजा मूर्छित हो जाता है। अंततः गंधर्व सेन से युद्ध होता है। जीत के पश्चात राजा पद्मावती से विवाह कर चित्तौड़ लौट आता है। पहली रानी नागमती व पद्मावती की ईर्ष्या, नागमती का विरह आदि कथानक में जिज्ञासा व सरसता बढ़ाते हैं। जब ये सिंहल द्वीप राजा जाता है तो पीछे नागमती का क्या स्थिति होती है वह इसमें पूरा 12 मासा दिया हुआ है, यानी 12 महीनों का वर्णन दिया गया है कि उस नागमती का वियोग कितना दुखदाई है। नागमती वियोग खंड में यह आपको पढ़ने को मिलेगा। किस प्रकार वर्णन मलिक मोहम्मद जायशी ने किया है। तो ये एक कथा है, ये पहला भाग है। फिर देखते हैं कि दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन द्वारा पद्मावती को प्राप्त करने हेतु चित्तौड़ पर असफल आक्रमण किया जाता है। संधि होती है। छल कपट से रतन सेन को बंदी बना दिल्ली ले जाया जाता है। पद्मावती व गोरा बादल नामक 2 वीरों की सूझबूझ से रतन सेन को छुड़ाया जाता है। बाद में कुंभलनेर के राजा वेदपाल और रतन सेन का पद्मावती को लेकर युद्ध होता है। युद्ध में राजा रतन सेन मारा जाता है। उधर से अलाउद्दीन भी दोबारा पद्मावती को प्राप्त करने का प्रयास करता है। गोरा बादल वीरता का परिचय देते हुए शहीद होते हैं। राजा रतन सेन की मृत्यु को देखते हुए पद्मावती, नागमती, अन्य जो वीरांगनाएं हैं वो सती हो जाती हैं और अंत में राजा अलाउद्दीन चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करता है। परंतु अंदर जब जाता है तो उसे पद्मावती नहीं मिलती क्योंकि वो सती हो गई हैं और एक मुट्ठी भर राख उनके हाथ लगती। ये एक कथानक है, ये कहानी है संपूर्ण महाकाव्य की जो लगभग 58 खंडों में विभक्त है और उसका एक खंड है नागमती वियोग खंड, जो कि राजा रतन सेन की पहली रानी है, उसका वियोग इसमें प्रधान है दिखाया गया है। और रतन सेन की दूसरी रानी पद्मावती है। जब वो उसको लेने के लिए जाता है तब जो पीछे की स्थिति है वो इस नागमती वियोग खंड में दिखाई गई है, बताई गई है। तो इस प्रकार हम जब नागमती वियोग खंड पढ़ेंगे तब हमें इसका संपूर्ण काव्य सौंदर्य है उसका पता चलेगा, इसकी भाषा का पता चलेगा, इसके छंद का पता चलेगा और इसमें जो प्रधान रस है वो वियोग श्रृंगार है। वियोग खंड है तो वियोग श्रृंगार, श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, जिसको वियोग को विप्रलभ भी कहते हैं, विरह भी कहते हैं। तो यह विरह श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार है, विप्रलभ श्रृंगार है, जो नायिका अपने नायक के अभाव में पीड़ा भोगती है और इसको साहित्य में या कविता के माध्यम से जब प्रस्तुत किया जाता है तब यहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। तो इस प्रकार हम यह बाद में देखेंगे। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जायसी का पद्मावत महाकाव्य और पद्मावत का एक खंड नागमती वियोग खंड। और आपको इस पाठ्यक्रम के अनुसार आगामी या समस्त वीडियो देखने हैं, पढ़ने हैं, तो आप इस वीडियो को खोलेंगे तब चैनल दिखेगा हिंदी साहित्य स्नातक JNVU, उसके आगे सब्सक्राइब लिखा है, उस पर क्लिक करें और एक बेल आइकन आएगा या घंटी का निशान आएगा, उस पर भी आप क्लिक करें तो आगामी वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे इस चैनल के। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, नोट्स बनाएं, याद रखें। यही आपके जो पाठ्यक्रम हैं परीक्षा अवश्य होगी। और इसमें आप छोटे वाले जो अति लघुतरात्मक प्रश्न आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 250 सब सीमा के भी प्रश्न हर इकाई से आते हैं
और निबंधात्मक प्रश्न भी 5 इकाइयों में 3 इकाइयों में आते हैं निबंधात्मक प्रश्न, चौथी 5वीं में नहीं आता है आपकी। ये जो पहली 3 इकाइयाँ हैं इसमें से 5 में से आपको 3 करने होते हैं जो 15-15 नंबर के होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण होता है जो बड़े प्रश्न आते हैं। तो इसका हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। आज इतना ही, बाकी का किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।